सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाला है नया टॉपिक। तो इसमें हम करेंगे फॉरेक्स और एनपीए के भी कुछ क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है एनपीए गाइडलाइंस। तो देखिए, कोई भी जो एनपीए वो कब बन जाता है, कोई भी मान लो कुछ लोन दिया है तो एनपीए कब बन जाएगा, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब बन जाएगा। तो उसमें अलग अलग हैं। देखिए हमारे पास पहले है टर्म लोन के बारे में। तो टर्म लोन का देखिए क्या, इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। यानी कि इंटरेस्ट या फिर इंस्टॉलमेंट अगर 90 दिन से ज़्यादा ड्यू हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उसको एनपीए माना जाता है। उसके बाद सीसी ओवरड्राफ्ट अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, इसमें भी 90 डेज का है। बिल्स अकाउंट बीपी और बीडी रिमेन्स ओवर ड्यू अनपेड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, इसका भी 90 डेज रहेगा। उसके बाद अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें देखिए किस तरीके से होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, इसमें दो होंगे हमारे पास, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स और एक होगा लॉन्ग ड्यूरेशन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन कौन सी होती है, पहले तो क्रॉप सीजन अप टू 1 ईयर, जिनका क्रॉप सीजन 1 साल तक का होता है। इफ़ द इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट ओवर ड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन, यानी कि अगर 2 क्रॉप सीजन तक भी जो अमाउंट है वो ड्यू रहता है तो उसको एनपीए माना जाता है। दूसरा, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कौन सी होंगी, क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर, जिनका 1 ईयर से ज़्यादा होगा। इफ़ द इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट ओवर ड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन, यानी कि अगर एक सीजन से ज़्यादा रहेगा, एक क्रॉप सीजन से, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, एनपीए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फॉरेन एक्सचेंज। तो फर्स्ट इसमें है हमारे पास टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। तो फर्स्ट है इसमें इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, नाम से ही पता चल रहा है हमें, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, टू बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस, यानी कि दो बैंकों के बीच में या फिर इंस्टीट्यूशन के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगी उन्हें बोलेंगे इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस। उसके बाद मर्चेंट ट्रांजैक्शन, सेल और परचेज ट्रांजैक्शन विद द कस्टमर, यानी कि कोई भी मर्चेंट है, कोई भी व्यापारी है, उसकी जो ट्रांजैक्शन कस्टमर के साथ होगी, ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, मर्चेंट ट्रांजैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमने जब जो मॉक टेस्ट हमने किए थे, 1 लाइनर किए थे, उसमें हमारे पास ये आया था नोस्ट्रो अकाउंट। देखिए क्या होता है, आवर अकाउंट विद यू, यानी कि हमारा अकाउंट आपके पास। इट इज़ ए फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये एक फॉरेन करेंसी अकाउंट होगा। मेंटेन्ड किसके बाद किसके द्वारा किया जाएगा, मेंटेन्ड बाय ए बैंक इन डोमेस्टिक कंट्री विद ए बैंक इन फॉरेन कंट्री, यानी कि डोमेस्टिक कंट्री और फॉरेन कंट्री। उसके बाद वोस्ट्रो अकाउंट कौन सा हो जाएगा, यूर अकाउंट विद अस, यानी कि आपका अकाउंट हमारे पास, और करेंसी क्या होगी, रुपीज़ में होगी। उसमें किस में थी, नोस्ट्रो में फॉरेन में, इसमें रुपीज़ में होगी। और ऑफ ए फॉरेन बैंक इन इंडिया। उसके बाद लोरो अकाउंट क्या होगा, दियर अकाउंट विद यू, यानी कि उनका अकाउंट आपके साथ, यानी कि हमारी इसमें कोई बात नहीं हो रही है। तो इसमें क्या होगा, अकाउंट ऑफ ए थर्ड बैंक अब्रोड, यानी कि हमारी कोई बात नहीं हो रही, किसी दूसरी पार्टी है और उसका किसी तीसरी पार्टी के साथ अकाउंट है, वही उसको मैनेज करेंगे, तो वो हो जाता है लोरो अकाउंट। उसके बाद होता है मिरर अकाउंट्स। तो देखिए मिरर अकाउंट क्या होगा, डमी अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय बैंक टू नो एक्चुअल पोजीशन ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट्स। तो जो डमी अकाउंट होता है, मिरर अकाउंट होता है, वो एक डमी अकाउंट होता है जो कि किस लिए मेंटेन किया जाता है, ताकि बैंक को अपना जो नोस्ट्रो अकाउंट है उनके पास, उसके बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में और उसमें क्या ट्रांजैक्शन चल रही है उसके बारे में पता चल सके। फॉर रिकॉन्सिलिएशन पर्पजेज with the foreign correspondent banks. We may call it a passbook of our accounts maintained with the correspondent, यानी कि हम इसको एक पासबुक बोल सकते हैं, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारा नोस्ट्रो अकाउंट है उसमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA। तो देखिए इसमें क्या आएगा, फेमा वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1/6/2000, 1/6/2000 से ये इम्प्लीमेंट में आया था। फेमा डिफाइंस सर्टेन टर्म्स सच एज, तो फेमा में कौन कौन सी टर्म डिफाइन की गई है, फर्स्ट है
कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो क्या होगा, वन डैट अल्टर्स द एसेट्स और लाइबिलिटी इन इंडिया ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि जो अल्टर करेगा या एसेट किसको, एसेट्स को या फिर लाइबिलिटी को किसकी, इन इंडिया ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया का पर्सन हो, इंडिया में ही रह रहा हो, या फिर और एसेट्स और लाइबिलिटी इन इंडिया ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर जो कि पर्सन इंडिया के बाहर का हो। ठीक है। उसके बाद करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होगा, अदर देन ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड इंक्लूड पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट से अलग जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो किस में आएंगी, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में। अदर करंट बिजनेस सर्विसेज एंड शॉर्ट टर्म बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और इसमें क्या आ गया, करंट बिजनेस सर्विसेज आ गई, शॉर्ट टर्म बैंकिंग आ गई, ये इसकी सर्विसेज होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रेजिडेंट एज पर फेमा, यानी कि जो हम बोल रहे हैं कि रेजिडेंट होगा इंडिया का, मान लो, तो फेमा के अकॉर्डिंग रेजिडेंट कौन हो सकता है इंडिया का, यानी कि वो आउटसाइडर होगा या इंडिया का रेजिडेंट होगा। एनी पर्सन रेजिडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विल बी टेकन एज रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि इंडिया के अंदर 182 दिन से रह रहा हो, फेमा के अकॉर्डिंग वो कौन होता है, वो इंडियन माना जाता है, यानी कि उसका जो रजिस्टर इंडियन माना जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट्स मैकेनिज्म। तो इसमें फर्स्ट मेथड इसका है डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होगा, देखिए, ए गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि एक नंबर हमारे पास है, एक गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी का पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, और उसका फॉरेन करेंसी में निकालना में, यानी कि जैसे एग्जांपल है $1 इज इक्वल टू 65 to 65.20। ठीक है। अब ये तो बहुत पुराना है, ठीक है, तो अब के हिसाब से यानी कि जो 83 के आसपास है शायद, यानी कि निकलेगा। बस ऐसे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे $1 है तो उसको रुपीस में चेंज कर दिया है। प्रिंसिपल यहाँ पे क्या होगा, बाई लो सेल हाई, यानी कि कम में खरीदना और ज़्यादा में बेचना। उसके बाद दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। इसमें देखिए क्या होगा, एक गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि फॉरेन करेंसी की यूनिट दी है पर गिवन यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी। एग्जांपल जैसे 100 रुपीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे डॉलर में तो वो क्या बनेगा, $, 1.5384 या फिर 1.5337, यानी कि आज के अकॉर्डिंग आपको बना के देख लेना है जो आज का चल रहा है रेट। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, बाई हाई सेल लो। इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 2 अगस्त 1993 डायरेक्ट कोटेशंस आर बीइंग यूज्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड ऑफ डिलीवरी ऑफ फॉरेक्स। तो इसमें देखिए हमारे पास 3-4 मेथड हैं। फर्स्ट है रेडी टी, द ट्रांजैक्शन सेटल्ड ऑन द सेम डे एज नोन एज वैल्यू टुडे, यानी कि इसमें सेम डे कर दी जाएगी। TOM T+1 में यानी कि 1 दिन बाद की जाएगी, और स्पॉट T+2 में 2 दिन बाद की जाएगी, और फॉरवर्ड मोर देन T+2 यानी कि व्हेन द डिलीवरी हैज टू टेक प्लेस एट ए डेट फार्दर देन द स्पॉट डेट, यानी कि इसमें 1 दिन से ज़्यादा या फिर जो स्पॉट डेट थी उससे ज़्यादा में की जाएगी, यानी कि 2 दिन से ज़्यादा में की जाएगी। देन इट इज ए फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, फॉरवर्ड रेट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिया या इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम। तो मैक्सिमम इसकी लिमिट है 50,000 पर रेमिटेंस, यानी कि 50,000 रुपये लेके जा सकते हैं 20 टाइम्स इन ए ईयर, एक साल में 12 बार। ठीक है। और बैंक कैन रिसीव अप टू 50,000 कैश फ्रॉम नॉन कस्टमर, और जो बैंक है वो 50,000 रुपये जो ले सकता है, रिसीव कर सकता है, किससे, कस्टमर से, नॉन कस्टमर से, कैश नॉट टू टेकन फ्रॉम अकाउंट होल्डर, और लेकिन जिनका अकाउंट है उनसे कैश नहीं लिया जाएगा। चार्जेस क्या रहेंगे, ओरिजिनेटिंग ब्रांच टू चार्ज रेट 5 पर ट्रांजैक्शन, यानी कि 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन का चार्ज रहेगा।
उसके बाद SBI चार्जेस रेट 20 पर ट्रांजैक्शन, 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन टू बी शेयर्ड विद NSBL रेट 10 ईच। उसके बाद इफ़ बेनिफिशियरी इज नॉट मेंटेनिंग अकाउंट विद NSBL देन एडिशनल अमाउंट टू बी रिकवर्ड। उसके बाद है तो वो कितना होगा, अप टू 5000 होगा रेट 50 और मोर देन 5000 होगा रेट 75। उसके बाद हमारे पास आता है एक ऑथोराइज्ड पर्सन जिसको हम AP बोल देंगे। एन AP मे बी एन AD यानी कि ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 1, 2 और 3 और ए FMMC। इट मे बी एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ये ऑफशोर बैंकिंग यूनिट भी हो सकती है यानी कि बाहर की भी, और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। अब AP के होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि बस डेफिनेशन इसकी इतनी है और कहाँ कहाँ पे यूज होगा वो हम इसका आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेटर ऑफ क्रेडिट LC। लेटर ऑफ क्रेडिट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग गिवन बाय द इशूइंग बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर। यानी कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है जो किसके द्वारा दी जाएगी, गिवन बाय द इशूइंग बैंक के द्वारा, किसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर के द्वारा एक्सपोर्टर को। अंडरटेकिंग टू मेक पेमेंट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ LC। LCs आर गवर्नड बाय UCPDO। और जो यानी कि उसमें क्या होता है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ा था, प्रोमिसरी नोट यानी कि बिल वैसी है कि पेमेंट करने का जो है कि पेमेंट दी जाएगी, ठीक है, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। कब दी जाएगी, जबकि जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाएंगे और जो टर्म एंड कंडीशन है वो सारी पूरी हो जाएंगी तब पेमेंट की जाएगी। उसका यानी कि जो लेटर दिया जाता है उसे बोल देते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट है फॉरेक्स फैसिलिटीज़ फॉर रेजिडेंट्स। तो देखिए इसमें क्या होगा, एज पर फेमा रेजिडेंट इंडियंस आर परमिटेड टू बाई और सेल फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ऑथोराइज्ड डीलर्स यानी कि ADs। तो फेमा के अकॉर्डिंग जो इंडियन रेजिडेंट है वो परमिटेड है यानी कि परमिशन उनको बाई और सेल करने की फॉरेन एक्सचेंज को, किससे, ऑथोराइज्ड डीलर यानी कि AD से। एंड फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर यानी कि FMMC फॉर परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। और FMMC जो इसकी क्या करेंगे, परमिशन है उनको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करने की। उसके बाद एड्स यानी कि AD यानी कि ऑथराइज्ड डीलर्स कैन एक्सेप्ट पेमेंट इन कैश अप टू रेट 50,000। तो जो ADs हैं वो 50,000 तक की जो अमाउंट को कैश रिसीव कर सकते हैं अगेंस्ट सेल फॉरेन एक्सचेंज रिलीज ऑफ फॉरेक्स बियॉन्ड द लिमिट्स मेंशन्ड बिलो रिक्वायर्ड RBI अप्रूवल। और इससे अलग जो भी होगा वो RBI की अप्रूवल के बाद होगा। जैसे फर्स्ट हमारे पास है ए प्राइवेट विजिट्स। तो प्राइवेट विजिट्स में क्या होगा, देखिए, फॉर प्राइवेट विजिट्स अब्रॉड अदर देन टू नेपाल एंड भूटान एनी रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन obtain फॉरेन एक्सचेंज अप टू एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ USD $250,000। यानी कि अगर कोई पर्सन प्राइवेट विजिट कर रहा है, ठीक है, और नेपाल और भूटान को छोड़ के किसी और देश में, तो वो कितना फॉरेन एक्सचेंज कर सकता है, 2.5 लाख के USD डॉलर तक वो एक्सचेंज कर सकता है। उसके बाद बी पार्ट है इसका, गिफ्ट और डोनेशन में एनी रेजिडेंट इंडिविजुअल और एंटिटी या फिर ट्रस्ट कंपनी पार्टनरशिप फर्म एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या कोई ट्रस्ट कंपनी या पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। अगर वो गिफ्ट और डोनेट करती हैं में रेमिट अप टू USD $250,000 यानी कि वो भी 2.5 लाख तक डॉलर का वो एक्सचेंज कर सकते हैं इन 1 फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एज गिफ्ट टू ए पर्सन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया और एज डोनेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया। यानी कि चाहे तो गिफ्ट देने के लिए या फिर डोनेशन देने के लिए जो कि पर्सन इंडिया से बाहर है उसके लिए वो 2.5 लाख डॉलर तक का रेमिट एक साल के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद गोइंग अब्रॉड ऑन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर
अब्रॉड जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, तब भी कितना कर सकेंगे। ए पर्सन गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट कैन ड्रा फॉरेन एक्सचेंज अप टू USD 2,50,000, वो भी $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर में एक्सचेंज कर सकता है। उसके बाद एमिग्रेशन में ए पर्सन गोइंग अब्रॉड ऑन एमिग्रेशन कैन ड्रा ए फॉरेन एक्सचेंज अप टू द अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंट्री ऑफ एमिग्रेशन और USD $2,50,000। तो इसमें जो जहाँ पे जा रहे हैं, मान लो इमिग्रेशन जहाँ पे हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर $2.5 लाख तक का वो जो फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड। तो मेंटेनेंस के लिए जो क्लोज रिलेटिव हो गए अब्रॉड में, उसके लिए क्या होगा। ए रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन रेमिट अप टू USD 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर टुवार्ड्स मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, इसमें भी 2.5 लाख होगा। उसके बाद बिजनेस ट्रिप में देखिए कितना होगा। फॉर बिजनेस ट्रिप टू फॉरेन कंट्रीज रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग प्रोप्राइटरशिप फर्म्स कैन अवेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अप टू USD 2,50,000, इसमें भी 2,50,000 होगा। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए अब्रॉड में जाता है, जैसे ज़्यादातर जो प्लास्टिक सर्जरी हो गया या कोई कैंसर का ट्रीटमेंट लेने के लिए जाता है, तो उसके लिए भी कितने कर सकते हैं। ऑथोराइज डीलर में रिलीज फॉरेन एक्सचेंज अप टू एन अमाउंट ऑफ USD 2,50,000 और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि जो इसे भी $2.5 लाख तक कर सकते हैं। किसके द्वारा, जो ऑथोराइज डीलर है उनके द्वारा फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं 2.5 लाख तक का, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन इन फॉर्म A2, और इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा फॉर्म A2 के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स फॉर परस्यूइंग स्टडीज़ अब्रॉड, यानी कि जो स्टूडेंट जाते हैं IELTS वगैरह करके, तो उनके लिए, यानी कि स्टडी करने के लिए जो जा रहे हैं अब्रॉड, उनके लिए क्या है, ऑथराइज डीलर में रिलीज फॉरेन एक्सचेंज अप टू USD 2,50,000, तो इसमें भी $2.5 लाख तक कर सकते हैं स्टडी अब्रॉड और सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड इन फॉर्म A2, इसमें भी वही होगा कि फॉर्म A2 पे इसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्मॉल वैल्यू रेमिटेंसेज, तो इसमें क्या होगा देखिए, ऑथराइज डीलर्स में रिलीज फॉरेन एक्सचेंज नॉट एक्सीडिंग $25,000 और इट्स इक्विवेलेंट फॉर आर परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए जो स्मॉल वैल्यू रेमिटेंस है उसमें कितनी लिमिट है, $25,000। उसके बाद रूपी गिफ्ट में कितना होगा देखिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स कैन नाउ मेक रुपीज़ गिफ्ट विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, इसमें भी 2,50,000 होगा एक साल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन रेजिडेंट इंडियन NRI अकाउंट। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि NRI अकाउंट देखिए क्या होगा। NRI इज ए पर्सन होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट, यानी कि NRI किसको बोलेंगे हम, जिसके पास पासपोर्ट क्या हो, इंडिया का पासपोर्ट, लेकिन वो बाहर हो, यानी कि अब्रॉड में हो। गोन अब्रॉड फॉर ए गेनफुल एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस और वोकेशन और फॉर एनी अदर पर्पज इंडिकेटिंग इन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया, यानी कि NRI किसको बोल देंगे, जिसके बाद इंडियन पासपोर्ट हो और वो अब्रॉड गया हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए या फिर वोकेशन के लिए या फिर एनी अदर पर्पज और इंडिकेटिंग एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया, और उसका जो पीरियड है वहाँ पे रहने का वो इनडेफिनेट है कि नहीं, वो कितने टाइम तक रहेगा ये नहीं पता है। उसके बाद सेकंड, वर्किंग अब्रॉड ऑन फॉरेन असाइनमेंट एम्प्लॉयड बाय IMF IBRD UNO और यूनेस्को, या फिर वो बाहर कोई असाइनमेंट पे काम कर रहा हो, फॉरेन में अब्रॉड में किसी असाइनमेंट पे काम कर रहा हो गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर एम्प्लॉयड हो बाय IMF IBRD UNO या फिर यूनेस्को के द्वारा। थर्ड, इसमें केस क्या होगा, एम्प्लॉयड इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड PS अंडरटेकिंग, यानी कि प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड डेब्यूटेड अब्रॉड ऑन टेम्परेरी असाइनमेंट और फॉर टेम्परेरी पीरियड, या फिर वो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे भेजा गया हो, वो किसी टेम्परेरी असाइनमेंट पे या फिर टेम्परेरी पीरियड के लिए अब्रॉड में गया हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, NRI। उसके बाद दूसरा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन।
PIO मीन्स ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान। यानी कि किसी दूसरे कंट्री के सिटीजन की बात हो रही है, लेकिन इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान इंक्लूड नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, ही हेल्ड इंडियन पासपोर्ट एंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि उसके पास कभी भी एक बार इंडियन पासपोर्ट होगा या होना चाहिए था। दूसरा, हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वाज सिटीजन ऑफ इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया, या फिर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स सिटीजन थे इंडिया के, अनडिवाइडेड इंडिया के भी हो सकते हैं। उसके बाद फॉरेन नेशनल स्पाउस ऑफ अदर आइदर NRI और PIO इज गिवन टू स्टेटस ऑफ ए PIO, यानी कि उसका जो स्पाउज है, फॉरेन नेशनल स्पाउज, वो NRI हो सकता है या फिर पर्सन ऑफ इंडिया हो सकता है, द स्टेटस ऑफ ए PIO। तो ये था हमारे पास NRI और PIO का। इसके बाद इसमें एक दो टॉपिक और रहता है जो फॉरेन एक्सचेंज और NRI से रिलेटेड है। उसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, और साथ में आपकी रिवीजन चल रही है, और उसके साथ भी आपके मॉक टेस्ट भी डल रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।